हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस को हम कितने डिफरेंट तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जो पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारे पास है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कॉम्बिनेशन यानी कुछ चीज़ें कंबाइन हो रही हैं। सेम वही चीज़ है यहाँ पर। ये ऐसी रिएक्शंस हैं जहाँ पर टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिर्फ एक चीज़ बना रहे हैं, इसीलिए इन रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, आपने सॉलिड कार्बन लिया और उसको आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा, बनेगी क्या यहाँ पर, CO2 गैस बनेगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर कार्बन लिया था और उसे बर्न किया था ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो रिएक्टेंट्स हैं, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट कितने हैं, प्रोडक्ट है सिर्फ एक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी है पिछले लेक्चर में जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, आपको याद होगा हमने एक रिएक्शन जो डिटेल में पढ़ी थी, मैग्नीशियम रिबन हमने लिया, सॉलिड है ये, और उसको हमने बर्न किया ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एक पाउडर बनता है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉलिड है ये भी, और साथ में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स थे और दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स अगर कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और एक रिएक्शन आपको याद होगी, हमने इसी तरह की पढ़ी थी पिछले लेक्चर में जिसके बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा था, अगर आप लोगे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है ये, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं क्विक लाइम भी हम इसको कहते हैं। केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको अगर आप डिज़ोल्व करोगे वाटर में, तो हमने क्या किया, वाटर में इसको हमने डिज़ोल्व किया तो क्या बनता है, यहाँ हमें मिलता है एक सिंगल सब्सटेंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व रहता है तो इसकी कैसी सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिलती है, यहाँ हमें मिलती है इसकी एक्वस सॉल्यूशन। ये जो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक्वस सॉल्यूशन मिली है, इसका भी एक और नाम है, कॉमन नेम है, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। केमिकल नेम क्या है इसका, केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या बनता है, साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। अब आप अगर ध्यान से इन सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को देख रहे होंगे तो एक चीज़ आपने यहाँ कॉमनली नोट की होगी कि यहाँ भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ भी हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसका क्या मतलब है कि ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यूजुअली कैसी होती हैं, ये यूजुअली एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक यानी, इस बारे में भी हम पीछे बात कर चुके हैं एक पिछले वीडियोस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस यानी ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ये एक्सोथर्मिक वैसे होती क्यों है, तो या कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक क्यों होती है, वो डिपेंड करता है कि इस रिएक्शन में कितने बॉन्ड्स नए बन रहे हैं और कितने बॉन्ड्स टूट रहे हैं। बॉन्ड क्या है, सपोज कीजिए आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है H2O,
अब इसका मतलब क्या है H2O का, कि इसमें ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम के साथ अटैच्ड है और हाइड्रोजन के एक और एटम के साथ में अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। अटैच्ड है मतलब इस ऑक्सीजन के एटम और इस हाइड्रोजन के एटम के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने इनको आपस में जोड़ा हुआ है। ऐसे इस ऑक्सीजन एटम और इस हाइड्रोजन के एटम के बीच में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा है जो इस हाइड्रोजन को और इस ऑक्सीजन को दूर दूर नहीं जाने दे रहा है, जिसने इनको बांध कर रखा हुआ है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उसी अट्रैक्शन को हम बॉन्ड भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है और इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में भी एक यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। होता क्या है, सिर्फ एटम्स रीअरेंज होते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। कोई नया एटम यहाँ पर बनकर नहीं आया है, ना ही कोई पुराना एटम यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ है। हुआ क्या है, सिर्फ ये रीअरेंज हो गए। पहले ये अलग तरह से लगे हुए थे, अलग तरह से जुड़े हुए थे आपस में, अब ये कुछ डिफरेंट तरह से आपस में जुड़ गए हैं। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन होनी है, उसमें एटम्स को रीअरेंज होना है, तो उसमें क्या होना पड़ता है, जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं। ये पुराने बॉन्ड्स को टूटना पड़ेगा और कुछ नए नए बॉन्ड्स फॉर्म होने पड़ेंगे, कुछ नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, तभी कुछ नई चीज़ बनेगी। अब इसमें कमाल की बात क्या होती है कि जब भी हमें बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है तो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड किसके लिए, टू ब्रेक द बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और बॉन्ड्स बनते हैं जब, तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। जब नए बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी यूज अप होगी या एनर्जी रिलीज होगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि उसमें कितने बॉन्ड्स टूट रहे हैं और कितने नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। अगर उसमें ज़्यादा बॉन्ड्स टूट रहे हैं तो क्या होगा, उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा नए बॉन्ड्स बन रहे हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में यूजुअली क्या होता है, क्योंकि दो चीज़ें कंबाइन होकर एक सिंगल चीज़ बना रही है, तो इसमें ज़्यादातर नए नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं इसलिए यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही होती है, इसलिए यूजुअली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन की हमने बात की है, क्विकलाइम में हमने वाटर ऐड किया तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेग लाइम और हीट प्रोड्यूस हुई। इसी रिएक्शन को हम थोड़ा सा अगर आगे कंटिन्यू करें तो आप क्या देखोगे, अगर आपको याद हो, आपने कहीं देखा होगा, क्विकलाइम क्या है, ये चूना, चूने को हमने पानी में घोला और तो उसका जो हमारे पास एक घोल बनता है उसका हम करते कहाँ यूज़ करते हैं, ये यूज़ होता है वाइट वॉशिंग में। तो ये वाली रिएक्शन कहाँ यूज़ होती है, ये रिएक्शन यूज़ होती है वाइट वॉशिंग में। जब घरों में पुताई हो रही होती है, वाइट वॉशिंग हो रही होती है, तब क्या करते हैं, चूने को पानी में घोलते हैं और फिर जो बन जाता है उसको हम दीवारों पर लगा देते हैं। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम दीवारों पर लगा देते हैं तो इसका होता क्या है, इसका एक्चुअली ये होता है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक्वस सॉल्यूशन हमने लगा दी दीवार पर। अब क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है CO2 गैस, तो ये सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है एक प्रेसिपिटेट यानी इनसोल्यूबल सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म होता है जो कि कलर में कैसा होता है, वाइट होता है। वाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसका नाम है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, हमारी दीवारों पर डिपॉजिट हो जाता है, जिससे हमारी दीवारें जो है शाइनी वाइट कलर की हमें दिखाई देने लगती हैं और साथ ही साथ इस रिएक्शन में वाटर, लिक्विड वाटर भी फॉर्म होता है।
तो ये जो दोनों रिएक्शंस हमने यहाँ पर लिखी है, जिसमें ये ऊपर वाली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नीचे वाली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस वाइट वॉशिंग में यूज होती है। हमने क्विकलाइम लिया नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको वाटर में डिजोल्व किया तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेग्ड लाइम, और हीट प्रोड्यूस हुई। इस स्लेग्ड लाइन को हमने दीवारों पर लगा दिया तो इसने एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्ट किया और बनाया एक वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारे दीवारों पर डिपॉजिट हो गया और हमारी दीवारें शाइनी वाइट कलर की दिखाई देने लगी। ठीक है, और ये रिएक्शन और क्यों इम्पॉर्टेंट है, और भी इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये जो रिएक्शन पर्टिकुलरली आपको दिखाई दे रही है, ये रिएक्शन यूज होती है फॉर टेस्टिंग ऑफ CO2। CO2 का लैब में हमें टेस्ट करना है। कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें हमें दिख रहा है कुछ बबल्स बन रहे हैं। बबल्स बन रहे हैं तो कोई गैस प्रोड्यूस हो रही होगी। हमें पता करना है ये कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, कहीं ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है ये CO2 है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस गैस को पास करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन से, जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं। लाइम वाटर से जब आप इसको पास करोगे तो क्या होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर मिल्की क्यों हो गया, मिल्की इसलिए हो गया, वाइट कलर का इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो ये रिएक्शन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लैब में CO2 की टेस्टिंग के लिए भी यूज होती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं और यूजुअली साथ में हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये ज़्यादातर कैसी हैं, ये रिएक्शंस यूजुअली एक्सोथर्मिक होती हैं। ये थी पहली टाइप ऑफ रिएक्शन। अब हम आते हैं दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन पर, जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ये जस्ट अपोजिट होती हैं। अपोजिट मतलब जो कुछ उसमें हो रहा है उससे जस्ट उल्टा इनमें होगा। तो वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ उसका उल्टा होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक सिंगल सब्सटेंस है जो टूट रहा है दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में। एक हमारे पास रिएक्टेंट है और वो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स वो फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर क्योंकि हो रहा है ब्रेकडाउन, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बॉन्ड्स टूट रहे हैं। ज़्यादातर बॉन्ड्स यहाँ पर टूट रहे हैं, ज़्यादातर बॉन्ड्स यहाँ पर टूट रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी लगेगी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसका मतलब ये रिएक्शंस कैसी होंगी, ये रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस यानी जिन रिएक्शंस में एनर्जी यूज अप हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, उन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एक चीज़ टूट रही है तो बॉन्ड्स टूट रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा है, उसे ओवरकम करना पड़ रहा है, तो इसलिए वहाँ यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ रही है, तभी ये रिएक्शन हो रही है, और इसीलिए इन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। तो यहाँ भी आपने क्या देखा कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट है। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थी और ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलकर एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जस्ट उल्टा, एक हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है और वो टूटकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी अगर रिक्वायर्ड है तो वो एनर्जी हम किस किस फॉर्म में दे सकते हैं, वो एनर्जी हम दे सकते हैं हीट की फॉर्म में, है ना, या फिर वो एनर्जी हम दे सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, या फिर वो एनर्जी हम दे सकते हैं लाइट की फॉर्म में। तो एनर्जी हम किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सके, उसके बेसिस पर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस, और इसके बाद क्या आएगा,
इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। तो इनके बारे में अब हम एक एक करके बात करेंगे। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस। तो ये क्या है, ये ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जो कि हीट से हो रही हैं, जहाँ पर जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो हीट की फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा इसका पहले कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया, सॉलिड है ये, और इसको हमने हीट किया। तो जब आप इसको हीट करेंगे ये डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा दो चीज़ों में। किस किस में ये बनाएगा, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, प्लस साथ में बनाएगा CO2 गैस। तो क्या क्या बना रहा है, ये बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस फॉर्म होगी। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट था, आपने उसको हीट किया और वो टूट गया दो प्रोडक्ट्स में, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। और ये डिकम्पोजिशन के लिए एनर्जी किस फॉर्म में मिली, एनर्जी मिली है हीट की फॉर्म में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसा डिकम्पोजिशन है, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन, या दूसरा नाम क्या है इसका, थर्मोलिसिस। ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आपके पास एक सॉल्ट है, एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। क्या फॉर्मूला होता है इसका, FeSO4.7H2O। FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और यहाँ पर क्योंकि इसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी लगे हुए हैं, इसके हर मॉलिक्यूल के साथ 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, तो इसको हम नाम के आगे और क्या लगा देंगे, हेप्टा, हेप्टा फॉर 7, हाइड्रेट, हाइड्रेट फॉर वाटर। ये क्या है, फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। तो ये जो आपको यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल लगे हुए दिख रहे हैं फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ, इन्हें हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब तक फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के साथ में प्रेजेंट है तब तक क्या होता है, इसके जो एटम्स हैं वो एक पर्टिकुलर वे में ही अरेंज्ड रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी एक डेफिनेट शेप मेंटेन होकर रहती है। उस डेफिनेट शेप में जब तक ये प्रेजेंट है तब तक हम कहते हैं ये किस फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। ये जो 7H2O है ये क्या है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हम आगे भी एक केमिस्ट्री के चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के क्रिस्टल्स आपके पास हैं। ठीक है, ठीक। अब इसमें कमाल की बात क्या होती है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं ये हमारे पास ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ये हैं ग्रीन इन कलर। ठीक है, जब तक इन क्रिस्टल्स के अंदर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट रहेगा तब तक इनका कलर हमें ग्रीन दिखाई देता है। अब हमने क्या किया, हमने इनको कर दिया हीट। जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये तो वेपराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमें मिलेगा FeSO4 फेरस सल्फेट अलग हो गया, और ये जो वाटर था इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन ये अलग हो गया। तो अब ये जो FeSO4 फेरस सल्फेट हमें मिला इसमें कोई वाटर अटैच्ड नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस। एनहाइड्रस यानी जिसमें पानी नहीं है। तो ये है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट ये बन गया। और जैसे ही इस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स में से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा, अब इसका कलर ग्रीन नहीं रहेगा, अब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा वाइट इन कलर, और इसकी क्रिस्टल की शेप भी खत्म हो जाएगी जो मेंटेन थी, और ये पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया फेरस सल्फेट जो कि एक वाइट पाउडर है। अब हम क्या करेंगे, इस फेरस सल्फेट को हमने फर्दर हीट किया, हम और हीट करते रहे इसको।
तो आप क्या देखेंगे, ये जो फेरस सल्फेट है ये डिकम्पोज हो जाएगा और 3 प्रोडक्ट्स बनाएगा। क्या क्या? एक तो ये बनाएगा Fe2O3, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। साथ में ये बनाएगा 2 गैसेस, SO2 गैस और SO3 गैस। SO2 यानी सल्फर डाई ऑक्साइड गैस और SO3 यानी सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। ठीक है, ये 2 गैस बनाएगा और ये मिलेगा हमें सॉलिड। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, फेरस सल्फेट ये कैसा था कलर में, वाइट था कलर में, लेकिन अब जब ये डिकम्पोज होगा तो ये जो फेरिक ऑक्साइड बनेगा इसका कलर होता है ब्राउन। तो यहाँ हम देखेंगे हीट करते करते कि हमारे सॉल्ट का कलर, हमारी सब्सटेंस का कलर वाइट से ब्राउन हो गया। और साथ ही में ये जो 2 गैसेस बनी हैं, ये गैसेस, इनमें स्पेशल बात क्या है, ये पंजेंट स्मेलिंग गैसेस है। पंजेंट यानी बहुत तीखी सी, बहुत सफोकेटिंग सी, दम घोटने वाली स्मेल इनके अंदर से आती है। जैसे सल्फर जलने की स्मेल होती है वैसे स्मेल इनके अंदर से आती है। तो ये कैसी हैं, पंजेंट स्मेलिंग गैसेस यहाँ पर फॉर्म होंगी। ठीक है, तो ये जो हम अभी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये रिएक्शन एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको तरह तरह के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आपसे बोलेंगे आपके पास एक ग्रीन कलर का सॉल्ट था, आपने उसको हीट किया तो उसका कलर वाइट हो गया, फिर आपने उसको फर्दर हीट किया तो उसका कलर अब ब्राउन हो गया, तो बताइए वो सॉल्ट कौन सा था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के हमारे पास क्रिस्टल्स थे जो कि ग्रीन कलर का सॉल्ट था, ग्रीन कलर का कंपाउंड था। जब हमने उसे हीट किया तो उसका जो ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन था रिमूव हो गया, तो हमें मिला एनहाइड्रस फेरस सल्फेट जो कि एक वाइट कलर के पाउडर की फॉर्म में है। और जब हमने इसको और फर्दर हीट किया तो इसका हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। एक यहाँ पर हमें दिख रहा है रिएक्टेंट है और 3 बन रहे हैं प्रोडक्ट। थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया जिससे बना एक ब्राउन कलर का कंपाउंड फेरिक ऑक्साइड, और साथ में रिलीज हुई 2 पंजेंट स्मेलिंग गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब हमने एक कलरलेस पाउडर लिया जो कि है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। अच्छा, एक काम और करते हैं अगले एग्जाम्पल से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे रिएक्शंस ये कहीं अनबैलेंस तो नहीं है, क्योंकि अब से हम जहाँ भी कोई भी रिएक्शन लिखेंगे, कोई भी इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे होनी चाहिए, वो बैलेंस्ड ही होनी चाहिए। हमें पता है इक्वेशन बैलेंस्ड करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ 2 Fe हैं, यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं सल्फर कितने हो गए, 2, यहाँ कितने, 1 2 ही हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हो गए 4 2 8, और यहाँ कितने 3 + 2 + 3, तो ये भी हो गए 8। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गई। थर्ड अपनी हम रिएक्शन देखते हैं जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। हमने एक सॉल्ट लिया लेड नाइट्रेट। लेड की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, और नाइट्रेट की वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है। तो जब आप इसको क्रॉस वैलेंसी करोगे इसकी, तो आपको इसका क्या मिलेगा, केमिकल फॉर्मूला PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, तो ये है हमारा लेड नाइट्रेट। अब ये लेड नाइट्रेट जो कंपाउंड है ये कैसा है, ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया। जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा और बनाएगा 3 प्रोडक्ट्स। कौन कौन से, एक तो ये बनाएगा लेड ऑक्साइड, PbO, क्या नाम है इसका, लेड ऑक्साइड। स्पेशल बात इसमें क्या है, ये येलो इन कलर होता है। साथ में ये बनाएगा 2 गैसेस, एक तो NO2 यानी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस, जिसकी हमें ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हुई दिखाई देंगी, ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देंगी। और साथ में ये बनाएगा ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस तो आपको पता ही है कैसी होती है, कलरलेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट को जब आप हीट कर रहे हैं तो ये
टूट रहा है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है 3 सब्सटेंसेस में, 3 प्रोडक्ट्स में, एक लेड ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप फिजिकली देखेंगे, आप लैब में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, आपके पास एक कलरलेस पाउडर था और जब आपने उसे हीट किया तो उसका कलर चेंज होकर हो गया येलो और आपको ब्राउन फ्यूम्स निकलती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं। तो आप जब इसको बैलेंस करोगे आप देखोगे यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ 4। ठीक है, मैं इसको आपको पूरा बैलेंस करके नहीं दिखा रही हूँ, ये आप एक्सरसाइज की तरह आप घर पर अपने करोगे, इसको बैलेंस करने की आप कोशिश करोगे। ठीक है, नहीं होगा तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि कैसे इसको बैलेंस हमने किया। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक्टिविटी निकल कर आती है। इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन कि आपके पास एक कलरलेस पाउडर आपको दिया गया है और जब आपने उसे हीट किया तो उसका कलर येलो हो गया और आपको ब्राउन फ्यूम्स निकलती हुई दिखाई दी, तो बताइए आपके पास ओरिजिनली कौन सा कंपाउंड था। तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि हमारे पास लेड नाइट्रेट था जो कि कलरलेस है और जब हमने उसको हीट किया तो उसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया और क्या बना, लेड ऑक्साइड बना येलो कलर का। 2 गैसेस बनी, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसकी ब्राउन फ्यूम्स हमें निकलती हुई दिखाई दी और एक ऑक्सीजन गैस यहाँ पर फॉर्म हुई जो कि कलरलेस है। ठीक है, तो ये जो हमने अभी 3 देखे ये क्या थे, थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स थे। पहला हमने क्या देखा, कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया, हीट किया तो डिकम्पोज होकर बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरे में हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए जो ग्रीन कलर के थे, उन्हें हमने हीट किया तो हमें वाइट कलर का फेरस सल्फेट मिला एनहाइड्रस। उसको फर्दर हीट किया तो हमें एक ब्राउन कंपाउंड मिला फेरिक ऑक्साइड और साथ में 2 पंजेंट स्मेलिंग गैसेस रिलीज हुई SO2 एंड SO3। और जब आपने लेड नाइट्रेट लिया जो कि कलरलेस है, उसको हीट किया तो उसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, उसका कलर हो गया येलो क्योंकि लेड ऑक्साइड फॉर्म हो गया। साथ में ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हुई दिखाई दी जो कि है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। कौन सी गैस है ये, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और साथ में ऑक्सीजन गैस जो कि कलरलेस है वो भी फॉर्म हुई। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। ये ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सप्लाई हो रही है। तो किसी केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी किस फॉर्म में हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर हमारे पास है H2O और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे तो होगा क्या, वाटर है H2O, जब उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें पास करेंगे तो क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और बनेगी 2 गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 2 गैसेस यहाँ पर फॉर्म होंगी। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसको। ऑक्सीजन यहाँ 2 दिख रहे हैं, यहाँ 1 दिख रहा है, 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन हो गए 4 तो यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। तो ऐसी सी कुछ रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है। 2H2O, इसमें हमने पास की इलेक्ट्रिसिटी तो इसने क्या बनाया, 2H2 प्लस O2, ये 2 गैसेस फॉर्म हुई। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब हम कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक बीकर ले लेते हैं या मग ले लेते हैं, ऐसी कोई चीज़ हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे कर देंगे 2 होल्स। 2 होल हमने कर दिए, इन होल्स में से हमने पास करके यहाँ पर डाल दी कार्बन की रॉड्स। स्पेसिफिकली अगर कहें तो हमने यहाँ पर डाल दी ग्रेफाइट की रॉड्स। ये जो ग्रेफाइट है ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम सेल्स में भी यूज़ करते हैं। तो ये जो ग्रेफाइट की रॉड्स हमने यहाँ डाली हैं, इन्हें हम और किस नाम से बुलाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये हमने क्या डाले हैं, ये हैं इलेक्ट्रोड्स। इन ग्रेफाइट की रॉड्स में से एक को तो हमने कनेक्ट कर दिया, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो यहाँ हमने एक बैटरी लगा रखी है, ऐसे हमने एक बैटरी लगा रखी है। तो ये है हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है हमारी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल।
तो एक इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया वायर्स की हेल्प से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरे को हमने कनेक्ट कर दिया हमारी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो जिस ग्रेफाइट रॉड को यानी जिस इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है वो इसे हम क्या बोलते हैं, अब इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसका दूसरा नाम है एनोड। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, अब हम इसे बोलेंगे एनोड। और जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया है वो बन गया हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसका दूसरा नाम है कैथोड। ठीक है, तो कैथोड क्या है, कैथोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी वो इलेक्ट्रोड जिसे हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। और ये जो एनोड है ये क्या है, ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी वो इलेक्ट्रोड जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। ये सब हमने कर दिया। अब हमने क्या किया, इस बीकर को हमने फिल कर दिया वाटर से, और इस वाटर में थोड़ा सा हमने कुछ ड्रॉप्स मिला दिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के, डाइल्यूट H2SO4 के हमने डाल दिए इसमें अ फ्यू ड्रॉप्स। क्यों डाल दिए, इसकी क्या ज़रूरत है। आपको पता है कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, तो अगर आप यहाँ पर प्योर वाटर भर देंगे तो यहाँ पे कोई करंट पास नहीं होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ करंट पास करना है, तभी हमारे वाटर का ब्रेकडाउन होने वाला है। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा जब डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो फ़ायदा क्या होता है, ये जो मिक्सचर है, ये जो सोल्यूशन यहाँ पर है ये कंडक्टिंग हो जाती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगती है। तो ये हमने क्यों ऐड किया है, ये हमने ऐड किया है टू मेक वाटर कंडक्टिंग। हमने वाटर को कंडक्टिंग बनाने के लिए इसको ऐड किया है, ताकि हमारा वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। ठीक है, अब हमने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब्स लेकर और उसमें पानी भरकर और उन्हें हमने इनके ऊपर इन्वर्ट करके लगा दिया। एक टेस्ट ट्यूब हमने ऐसे लगा दी और एक टेस्ट ट्यूब हमने ऐसे लगा दी। एक टेस्ट ट्यूब हमने लगा दी एनोड पर और एक टेस्ट ट्यूब हमने इन्वर्ट करके रख दी कहाँ, कैथोड के ऊपर। ठीक है, ये हमारी हो गई टेस्ट ट्यूब्स। और हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, यहाँ पर कहीं पर हमने स्विच विच लगा रखे हैं तो स्विच विच हमने ये ऑन किया और यहाँ पर क्या हुआ, करंट पास होना स्टार्ट हो गया। जब थोड़ी देर तक करंट पास होता रहेगा तो आप क्या देखोगे, ये जो टेस्ट ट्यूब हमने पानी से भरकर लगाई थी यहाँ पर, इनमें से धीरे धीरे पानी कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या देखोगे, ये जो कैथोड के ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब लगाई थी ये ऊपर से खाली होते होते काफ़ी सारी खाली हो जाएगी, और ये जो हमने एनोड पर लगाई थी ये भी खाली होगी, लेकिन ये थोड़ी सी कम खाली होगी। ये नीचे क्या भरा हुआ है, नीचे तो ये पानी ही भरा हुआ है, और यहाँ पर ऊपर ये जो खाली जगह होती जा रही है, इसका मतलब क्या है, कोई तो गैस है जो यहाँ पर रिलीज हो रही है और वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भरती चली जा रही है। अब क्योंकि गैस यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, भरती चली जा रही है, तो वो पानी को अपनी जगह से डिस्प्लेस करती जा रही है, तो टेस्ट ट्यूब में से पानी तो कम होता जा रहा है और खाली जगह जो हमें दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में खाली नहीं है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है अब ये जो गैसेस बन गई हैं, ये गैसेस उसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो आप क्या देखोगे, अगर कुछ देर तक आपने ये सारा प्रोसेस किया तो टेस्ट ट्यूब लगभग पूरी गैसेस से भर जाएंगी। आप इन टेस्ट ट्यूब को निकाल लेंगे ऊपर से कवर करके और फिर इन गैसेस के लिए आप टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे, हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट हम अगले पेज पे कर लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे फॉर हाइड्रोजन गैस। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारी टेस्ट ट्यूब है जो खाली हो गई थी, जिसके अंदर गैस भरी हुई है, उस टेस्ट ट्यूब के पास हम एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे। क्या कर रहे हैं, हम ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक, एक माचिस की तीली को जलाकर हम अपनी टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेकर आएंगे। तो ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अगर हमारी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस होगी तो ये हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, यानी आपको एक छोटा सा एक्सप्लोजन टाइप का सुनाई देगा। तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस विल बर्न विद अ पॉप साउंड।
ये बर्न होगी किसके साथ में? पॉप साउंड के साथ में। पॉप जैसी आवाज़ आएगी आपको, उस साउंड के साथ में ये बर्न होगी, यानी एक छोटा सा एक्सप्लोजन जैसा आपको सुनाई देगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हमारी गैस कौन सी है? ये है हाइड्रोजन गैस। तो ये आप अगर टेस्ट करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि हाइड्रोजन गैस कहाँ पर बनी है। हाइड्रोजन गैस बनी है हमारी कैथोड पर। ये जो गैस इकट्ठा हुई है ये एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस है। दूसरी गैस कौन सी फॉर्म होनी है? ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन के लिए भी टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप ऑक्सीजन के लिए टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आएंगे इस बार ग्लोइंग मैचस्टिक। ग्लोइंग का मतलब क्या है? सुलगती हुई। सुलगती हुई मतलब आपने एक मैचस्टिक को जलाया और जला के फूंक मार के बुझा दिया, तो अभी क्या हो रहा है? वो रेड रेड ग्लो कर रही है, ठीक है, लाल लाल चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो ग्लोइंग मैचस्टिक को आप लेकर जाएंगे नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के माउथ पर उसको लेकर जाएंगे। अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन गैस होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन गैस हमें पता है बर्निंग को सपोर्ट करती है। तो जैसे ही आप ग्लोइंग मैचस्टिक को वहाँ लेकर जाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैचस्टिक आपकी दोबारा जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आपको दिखाई देगा? मैचस्टिक स्टार्ट्स बर्निंग अगेन। मैचस्टिक आपकी दोबारा से जलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ऐसा होता है इसका मतलब जो टेस्ट ट्यूब में गैस है वो कौन सी है? वो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन गैस का टेस्ट आप करेंगे जब आपको, तो दिखाई देगा कि ये जो एनोड के ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब रखी थी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस भरी हुई है वो गैस ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब आप कर रहे हैं, वाटर में आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं, तो वाटर डिकम्पोज हो गया किस किस में? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ये हाइड्रोजन गैस कहाँ पर फॉर्म हो रही है? ये फॉर्म हो रही है कैथोड पर, कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। और ये ऑक्सीजन गैस कहाँ फॉर्म होगी? ये फॉर्म होगी एनोड पर, एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर ये फॉर्म हो रही है। अब एक चीज़ और आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये वाली टेस्ट ट्यूब, हाइड्रोजन गैस वाली टेस्ट ट्यूब ज़्यादा खाली है, यानी हाइड्रोजन गैस अमाउंट में ज़्यादा बनी है, और ऑक्सीजन गैस वाली टेस्ट ट्यूब ये कम खाली हुई है, यानी ऑक्सीजन गैस अमाउंट में कम बनी है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे कि रिएक्शन हमारे पास क्या हो रही है, हो क्या रहा था? H2O में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे, तो उसका क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो रहा था, और उससे बन रही थी दो गैसेस H2 और O2। अब हो कैसे रही थी ये इक्वेशन? ये रिएक्शन ऐसे तो नहीं हो रही, क्योंकि हमें पता है हर रिएक्शन तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करके ही होती है। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? जब आप दो H2O मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा? दो मॉलिक्यूल बनेंगे हाइड्रोजन गैस के और एक मॉलिक्यूल बनेगा ऑक्सीजन गैस का। यानी ये जो हाइड्रोजन बन रही है ये अमाउंट में ऑक्सीजन से डबल बन रही है। हाइड्रोजन इज डबल इन अमाउंट देन ऑक्सीजन। तो इस इक्वेशन से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अमाउंट में डबल हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। इसीलिए ये जो टेस्ट ट्यूब हमने एनोड के कैथोड के ऊपर रखी थी ये ज़्यादा खाली हुई है, और जो एनोड के ऊपर रखी थी ये इसकी सिर्फ आधी ही खाली हुई है। तो ये था इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस पर। फोटो नाम से आपको पता चल रहा है, फोटो का मतलब क्या है? लाइट, जैसे फोटोसिंथेसिस, लाइट की हेल्प से खाना बनाना। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ डिकम्पोजिशन के लिए एनर्जी किसकी कहाँ से मिल रही है? लाइट से मिल रही है। लाइट एनर्जी यूज होकर यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आपने लिया सिल्वर क्लोराइड का पाउडर, सिल्वर क्लोराइड पाउडर लिया, सॉलिड है ये। अब नाम क्या है इसका? सिल्वर क्लोराइड लिख लेते हैं। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड पाउडर है ये होता है हमारा वाइट इन कलर, कलर में ये वाइट होता है। आप क्या देखोगे, अगर आप इसको लाइट की प्रेजेंस में रख दोगे, चाहे बल्ब की लाइट में रखोगे या सनलाइट में रखोगे, लाइट के प्रेजेंस में आप इसको रखकर छोड़ दोगे तो कुछ टाइम के बाद इसका कलर आपको ग्रे होता हुआ दिखाई
देगा। ये ग्रे कलर क्यों हो गया, कलर चेंज हो गया, यानी इसका मतलब यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, कुछ तो नई चीज़ बन रही है। तो एक्चुअल में होता क्या है, लाइट की एनर्जी को यूज़ करके ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका हो जाता है डिकम्पोजिशन, और ये टूट जाती है किसमें, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर बन जाएगी सॉलिड सिल्वर जो कि ग्रीन कलर है, क्या है ये, सिल्वर है जो ग्रीन कलर है, और साथ में बन गई क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप एक दूसरा पाउडर लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या है, ये है सिल्वर ब्रोमाइड। इसका कलर होता है पेल येलो, वाइटिश येलो इसका कलर होता है। इसको भी अगर आप लाइट में रखकर छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसका भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ये किस किस में टूट जाएगा, सॉलिड सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो यहाँ भी आप क्या देखोगे कि आपने पेल येलो कलर का आपके पास पाउडर था, आपने लाइट में रखकर छोड़ दिया तो उसका कलर ग्रे हो गया। यहाँ आपने क्या देखा, आपके पास एक वाइट कलर का पाउडर था और आप जब उसको लाइट में रखकर छोड़ दिया तो वो ग्रे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ लाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। अब क्योंकि कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ये ऐसे हैं कि लाइट में रखने से इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो हम इनको स्टोर जब करते हैं, हम इन्हें लैब में रखना है या कहीं रखना है, तो हमें ध्यान क्या रखना पड़ता है कि हम हमेशा इनको स्टोर करेंगे डार्क कलर की बॉटल्स में, ऑलवेज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। डार्क कलर की बॉटल में रखने का क्या फ़ायदा होगा इनको, कि इनके पास तक लाइट नहीं पहुंचेगी, लाइट नहीं पहुंचेगी तो इनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। अगर आप ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में इनको रख देंगे तो क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में लाइट इन तक पहुंचेगी तो इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो हमारा सिल्वर क्लोराइड तो सिल्वर और क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा, और सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे कंपाउंड खराब हो जाएंगे। तो इसलिए इन्हें हम हमेशा, जितने भी ऐसे केमिकल्स हैं जिनमें फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता हो, उन सबको हम हमेशा डार्क कलर की बॉटल में ही स्टोर करके रखते हैं। ये जो रिएक्शन हमने अभी देखी है, ये AgBr की रिएक्शन, ये और क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिएक्शन यूज़ होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो इसमें होता क्या है, जो हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसको हम कोट कर देते हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग लगा देते हैं, किसकी, सिल्वर ब्रोमाइड की। और फिर इसी फिल्म के ऊपर जब किसी सब्सटेंस पर, जिसका भी हमें फ़ोटो खींचना है, उस चीज़ पर या उस पर्सन पर हम लाइट डालते हैं, वो लाइट उस सब्सटेंस से या उस पर्सन से रिफ्लेक्ट बैक होकर फिल्म तक जाती है। ठीक है, अब जो भी डार्क कलर के वहाँ पर पार्ट्स प्रेजेंट है, सपोज किसी चीज़ का हमें फ़ोटो लेना है, किसी थिंग का फ़ोटो लेना है, तो कहीं पर जहाँ पर वो डार्क कलर की होगी वहाँ से तो कम लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी, तो फिल्म तक कम लाइट पहुँचेगी, कम लाइट पहुँचेगी तो AgBr का डिकम्पोजिशन कम होगा, तो वहाँ पे कलर येलो ही रह जाएगा, लाइट रह जाएगा। लेकिन जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट लाइट कलर का है, वहाँ से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर फिल्म तक पहुँचेगी, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर AgBr का डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर कलर कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म पर अलग अलग स्पॉट्स बन जाएंगे, कुछ लाइट कलर के और कुछ डार्क कलर के, और उन्हीं की हेल्प से फिर हम फोटोग्राफ को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस वाली केमिकल रिएक्शन का यूज होता है। कौन सी वाली का, सिल्वर ब्रोमाइड का क्या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या सिल्वर ब्रोमाइड की फोटोलिसिस। तो ये हो गई हमारी फोटोलिसिस। ठीक है, अब हमने बात कर ली है किस किस के बारे में, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में हम बात कर चुके हैं यहाँ पर, और किसी बारे में हम बात कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हमें दिखाई दिए। एक्चुअली देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हैं, जस्ट अपोजिट हैं, बिल्कुल एक दूसरे की अपोजिट हैं। शुरू में ही हमने ये बात की थी, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है एक सिंगल सब्सटेंस का, और वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। तो जस्ट एक दूसरे की ये उल्टी हैं, अपोजिट हैं। और ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसी, एंडोथर्मिक, इनको ये एनर्जी कंज्यूम करके होती है, इनको होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है।
जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन से एक्सोथर्मिक, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यहाँ हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होती है। वो एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है और लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं हमने आज पढ़ा क्या क्या है। हमने आज बात की है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने आज दो तरह की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। ये रिएक्शंस यूजुअली एक्सोथर्मिक होती हैं, इनमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो बहुत सारे हमने यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स देखे। एक एग्जाम्पल हमने वो भी देखा, वो रिएक्शन जो वाइट वॉशिंग में यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग में यूज़ होती है, कि आप लाइम वाटर में जब CO2 पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। उसके बाद हमने बात की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। ये अगर हीट की हेल्प से हो रहा है तो इसको हम थर्मोलिसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, और अगर ये लाइट की हेल्प से हो रहा है तो हम इसे फोटोलिसिस कहते हैं। अगर ये हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तो हम इसे इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। ग्रीन कलर का सॉल्ट फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसको जब आपने हीट किया तो ये चेंज हो गया वाइट कलर के पाउडर में, जो कि एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। उसको फर्दर हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गया ब्राउन एक सब्सटेंस में, फेरिक ऑक्साइड, और साथ में पंचेंट स्मेलिंग गैसेस SO2 और SO3। और एक और हमने एग्जाम्पल देखा इसका बहुत इंपॉर्टेंट, लेड नाइट्रेट, जो कि कलरलेस सॉल्ट है, उसको जब आप हीट करते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है लेड ऑक्साइड, जो कि येलो कलर का सॉल्ट है, और साथ में ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। फिर हमने बात की इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस की। तो जब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा है तब हम उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यह हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर लिया हमने, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाकर हमने उसमें करंट पास किया। वाटर में थोड़ा सा हमने मिलाया है डाइल्यूट H2SO4, जिससे ये हमारा वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, क्योंकि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है जिसको हम एनोड कहते हैं, एक जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है जिसको हम कैथोड कहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमने इन्वर्ट करके टेस्ट ट्यूब लगाई है, तो जब हम यहाँ करंट सप्लाई करेंगे हम देखेंगे इन टेस्ट ट्यूब्स में गैसेस कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। कैथोड पर जो गैस कलेक्ट होगी वो है हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर जो गैस कलेक्ट होगी वो है ऑक्सीजन गैस। टेस्ट कैसे कैसे हम इनका कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को के पास आप बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाएंगे तो आपको एक एक्सप्लोजन सुनाई देगा, पॉप साउंड सुनाई देगी। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ में बर्न होगी। ऑक्सीजन गैस वाली टेस्ट ट्यूब के पास आप एक ग्लोइंग यानी सुलगती हुई मैच स्टिक लेकर जाएंगे तो वो मैच स्टिक दोबारा से जलना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ आपने एक बात और देखी कि जो हाइड्रोजन बनी है वो हमेशा ऑक्सीजन से अमाउंट में डबल बनती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रही है, जहाँ हमें दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन का अगर एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस, जहाँ पर डिकम्पोजिशन लाइट की हेल्प से हो रहा है, इसमें हमने एग्जांपल्स देखे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। ये दोनों ऐसे सब्सटेंसेस हैं, इन्हें आप अगर लाइट में रखोगे तो इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर का था वो डिकम्पोज होकर बन जाएगा सिल्वर, जो कि ग्रे कलर का है, और साथ में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। सिल्वर ब्रोमाइड जो कि पेल येलो कलर का था वो लाइट की प्रेजेंस में बन जाएगा सिल्वर, जो कि ग्रे कलर का है, और साथ में ब्रोमीन गैस प्रोड्यूस होगी। ये सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। और क्योंकि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों में फोटोलिसिस हो सकती है, इसलिए हम इन्हें हमेशा डार्क कलर की बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। और हमने क्या देखा कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं ये जस्ट एक दूसरे की अपोजिट है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट है जो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं जो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक है, यानी एनर्जी कंज्यूम होती है इन रिएक्शंस में, और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यूजुअली एक्सोथर्मिक होती हैं, यानी इनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस को, ये आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये सब एग्जाम्पल्स के साथ में और इनकी डेफिनेशंस के साथ में इनको समझने की कोशिश करेंगे और उससे अगले वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।